नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इंस्टीट्यूट एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट रुक्मणी पब्लिकेशन का अनुवांशिकी का टॉपिक करने वाले हैं और 11 नंबर का वीडियो है। आपके जो कमेंट्स आते हैं ना दोस्तों कि सर मैं पहले इतना करता था और आपके जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं उस तरीके से मैंने वीडियो देख के किया और अब मेरे साइंस में 20 से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं और मेरा मैथ में भी अच्छा खासा क्वेश्चन हो जाते हैं, तो वो मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। आप लोगों में से जो लोग पहली बार देख रहे हैं आप सिर्फ फॉलो करते रहो और जितने भी वीडियो मैंने प्रीवियसली बनाए उनको देखो, आपका सिलेक्शन 100% होगा और आपको बहुत फायदा होने वाला है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, खुद आप अपना नुकसान कर रहे हो, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल का आइकन क्लिक कर लो, सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। और नहीं मिलते तो आप एक काम कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको फायदा होता रहेगा, ठीक। 11 नंबर वीडियो है पूरे बायोलॉजी के और रुक्मणी पब्लिकेशन के बुक से 20 वीडियो में हम कवर करेंगे और ये 3 वीडियो आपको मिलता है वीकली और 3 वीडियो आपका फिजिक्स का मिलता है। फिजिक्स का आपका 27 से 28 वीडियो चलेगा और बायोलॉजी का 20 वीडियो, उसके बाद हम केमिस्ट्री को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चाहेंगे अनअकैडमी प्रेजेंट एसएससी चैंपियनशिप लीग चल रहा है जिसमें आप पार्टिसिपेट करके प्राइज ढेर सारे जीत सकते हैं। यहाँ पे बात करें फ्री मॉक टेस्ट की तो 23 तारीख, 24 तारीख और 30 तारीख को हर मंथ यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है और टॉप 5 रैंकर्स को यहाँ पे ईच टेस्ट में, प्रत्येक टेस्ट में यहाँ पे प्राइज जीतने का मौका मिलता है। आपको मैं यहाँ पे ये भी बताऊंगा कितना मिलता है। एनरोल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे बात करें 3 स्टेजेस में टेस्ट होते हैं, क्वालिफायर 1, क्वालिफायर 2, क्वालिफायर 1, क्वालिफायर 2 और फिनाले। बात करें 23 तारीख को क्वालिफायर 1, 24 को क्वालिफायर 2 और 30 नवंबर को फिनाले होगा। देख सकते हैं टाइमिंग क्या क्या पूछा जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 इसमें होंगे क्वालिफायर 1 में। एनरोल करिए, तीनों को डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी टेस्ट आएगा। सिलेबस तो आपने देख ही लिया होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं और नेगेटिव मार्किंग सब में रहने वाला, एक तरीके से जैसे आप एसएससी का एग्जाम्स देते हैं वैसे आपको यहाँ पे देने का मौका मिलेगा। प्राइस की बात करें यहाँ पे 1000 से लेकर 10,000 तक की प्राइस मनी रखी गई है, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एनरोल कीजिए और प्राइज जीतिए। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। हमने डिस्कस किया था कि जो टॉपिक है आपका जेनेटिक्स या अनुवांशिकी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक लंबे संकर पौधों में स्वपरागण कराने पर लंबे व बौने 3:1 में प्राप्त होते हैं। यह परिणाम किसके कथन को सिद्ध करता है? तो ये बात करें किसके कथन को सिद्ध करता है, ये सिद्ध करता है मेंडल के कथन को। और मेंडल ने जो कथन दिया था वह था आपका पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। अब इंग्लिश में बात करें, आपका इंग्लिश में होता है सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये नियम दिया था, किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। इस नियम की बात करें, अगर जो हम लंबे पौधे यानी कि कह सकते हैं टॉल प्लांट और जो ड्वार्फ पौधे होते हैं, यानी कि बात करें जो आपके नाटे पौधे होते हैं उनका अगर जो हम क्रॉस कराते हैं, उनका संकरण कराते हैं, तो हमें जो पहली पीढ़ी होती है उसमें सभी पौधे तो लंबे प्राप्त होते हैं, लेकिन जो अगली पीढ़ी होती है, जो दूसरी पीढ़ी होती है, उसमें लंबे पौधों का जीन एवं जो बौने पौधे होते हैं उनका जीन्स क्या होता है, अलग अलग हो जाते हैं। तो यह किसका कथन था, किसका नियम था? तो ये पृथक्करण का नियम था। और इस पृथक्करण के नियम को किसने दिया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। आगे चले क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। आनुवंशिकी यांत्रिकी में क्या होता है? आनुवंशिक यांत्रिकी में बात करें, जब किसी जीव के जीन्स में परिवर्तन कर दिया जाता है, जब किसी जीव के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है तो इस क्रिया को ही आनुवंशिकी यांत्रिक कहते हैं, या फिर बात करें जेनेटिक्स इंजीनियरिंग बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जब किसी जीव के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है तो इस क्रिया को आनुवंशिकी यांत्रिकी बोलते हैं या फिर जेनेटिक्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, जीव ये क्या है आपका? जंपिंग जीन्स, सॉरी यहाँ पे आपका जंपिंग जीन्स होगा, ठीक। जंपिंग जीन्स को अब क्या कहते हैं ये बताना है। तो जंपिंग जीन्स की बात करें, अब इसे बोलते हैं ट्रांसपोशंस, ट्रांसपोशंस यानी कि ऑप्शन नंबर डी। जंपिंग जीन्स की बात करें इसको बोलते हैं ट्रांसपोशंस,
ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। आनुवांशिकी लक्षण के जनक संतानों में किसके द्वारा जाते हैं? आनुवांशिक लक्षण के जनक जो होते हैं वो संतानों में किसके द्वारा जाते हैं? आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं वो आपके संतानों में कैसे जाते हैं? तो इसमें एक क्रिया होती है, आनुवांशिकता का वाहक आपने पढ़ा होगा। आनुवांशिकता का वाहक ये पूछा जाता है, आनुवांशिकता का वाहक किसे बोलते हैं? तो आप कहोगे आनुवांशिकता का वाहक बोलते हैं जीन को। तो यही जीन्स होती है जिसके द्वारा आपके जो लक्षण होते हैं आपके संतानों में जाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जीन की बात की हमने, जीन की पूछे खोज किसने किया था? तो खोज किसने किया था? जोहानसन ने जीन की खोज की थी। ठीक, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। जीव वैज्ञानिक 5 जून को किस लिए मनाते हैं? अब ये क्वेश्चन तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 5 जून तो सबको पता है कि 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं यहाँ पे 5 जून को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, विश्व वातावरण दिवस कह सकते हैं या पर्यावरण दिवस कह सकते हैं, तो बी इसका राइट आंसर होगा। विश्व वातावरण दिवस हम मनाते हैं 5 जून को। जनसंख्या वाला भी याद रखिएगा, ये 11 जुलाई होता है। ठीक, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस भी मनाते हैं। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। एक जीव 2 समरूपी आनुवांशिकी कारकों का जोड़ा होता है, क्या कहलाता है? एक जीव जिसमें 2 समरूपी आनुवांशिक कारकों का जोड़ा होता है वो क्या कहलाता है? समयुग्मनी या होमोजाइगोमस या समयुग्मजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। डीएनए एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ है, इसका प्रबल प्रमाण हमें कहाँ मिलता है? ठीक, अब यहाँ पे डीएनए के बारे में हमने डिस्कस किया बहुत सारे वीडियो में। इसका पूरा नाम देखा, डीऑक्सी एसिड होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे पूछा है एक आनुवांशिक पदार्थ है, ये तो सबको पता है डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। जीन जो होता है आनुवांशिकता का वाहक होता है। ठीक है, और बात करें इसका जो प्रबल प्रमाण है ये कहाँ मिलता है? तो ये हमें मिलता है, कहाँ मिलता है? बैक्टीरिया के ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। बायोम क्या है? बायोम की बात हो रही है, तो बायोम ध्यान रखिएगा क्या होता है? पृथ्वी का वह स्थान जहां उसके वायुमंडल और जीव रहते हैं उसी को सारे को मिला के हम बायोम बोलते हैं। पृथ्वी का स्थान जहां उस वायुमंडल है और जहां पे जीव रहते हैं उसको हम बायोम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को बायोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर, या बोलते हैं जीवमंडल बोलते हैं। ठीक, तो जीवमंडल यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बायोस्फीयर या जीवमंडल। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड की बात करें, क्वेश्चन पूछे आपसे तो ध्यान रखिएगा ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है? अपराइट होता है, यानी कि सदैव जो होता है वो सीधा होता है। ठीक, सदैव सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए, सदैव सीधा होता है ऊर्जा का जो पिरामिड होता है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। जीन म्यूटेशन उत्पन्न, देखो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। कहाँ मिलेगा लिंक? डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि वहीं पे आपको पीडीएफ मिलेंगे। जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है किसमें, कैसे? तो डीएनए के जीनों के क्रम में परिवर्तन से क्या होता है? जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिए तो सही हो गया, चलो ठीक, हमने इसको लगा दिया। जीन म्यूटेशन की बात हमने की, सर्वप्रथम किसने खोजा था? इसका जो थ्योरी है किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने कि किसके बारे में? जीन म्यूटेशन थ्योरी के बारे में जो दिया था, थ्योरी सबसे पहले दिया था आपका ह्यूगो डी ब्रिज ने। जीन म्यूटेशन के बारे में हमने बात की, उत्पन्न होता है डीएनए के जीनों के क्रम में परिवर्तन से। ठीक, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। संसार में मानव जो जनसंख्या है उसमें पुरुषों तथा स्त्रियों के XX तथा YY लिंग का निर्धारण का अनुपात होता है, तो ये होता है सदैव 1:1 में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। किसी जीव के लक्षण लिंग संलग्न कहलाते हैं जबकि उसकी जीन का वाहक होता है। किसी जीव के लक्षण लिंग संलग्न कहलाते हैं, सेक्स लिंक्ड कहलाते हैं जब उसकी जीन का वाहक होता क्या होता है? जब उसकी जीन का वाहक क्या होता है ये आपको बताना है। जब उसकी जीन का वाहक नर या मादा का X अथवा Y गुणसूत्र होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। जब नर या मादा का X अथवा Y गुणसूत्र होता है तब उसे सेक्स लिंक्ड या लिंग संलग्न कहते हैं। ठीक, जब उसके जीन का वाहक क्या होता है? नर या मादा का X अथवा Y गुणसूत्र होता है। ठीक है, अभी हम ये भी देखेंगे कि लड़का कब पैदा होता है और लड़की कब पैदा होती है, ऑटोसोम कितने होते हैं, क्रोमोसोम कितने होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक,
आगे बात करें, किस परिस्थिति में एक नारी भी वर्णांध हो सकती है? वर्णांध आपको पता है एक प्रकार का कलर ब्लाइंडनेस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक प्रकार का आनुवांशिकी रोग बोलते हैं। और किस स्थिति में? आनुवांशिकी मतलब क्या हो गया? ये आपका ट्रांसफर होता रहेगा, ऐसा नहीं कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप ठीक हो गए, ठीक है, ये आपके संतानों में भी ट्रांसफर होता है। और किस स्थिति में एक नारी को भी कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, वर्णांध रोग हो सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जब ये तब पॉसिबल है जब पिता वर्णांध हो और माता वाहक रोगी हो। इस परिस्थिति में नारी को भी वर्णांध या कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब पिता वर्णांध हो, पिता को कलर ब्लाइंडनेस हो और माता इसके वाहक हो, तो ये क्या हो सकता है? आपका महिला को भी हो सकता है, नारी को भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, सर्वप्रथम जेनेटिक कोड किसने बताया था? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि एक भारतीय थे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने सर्वप्रथम जेनेटिक कोड के बारे में बताया था 1968 में। और इसी साल इनको इसके लिए दिया गया था नोबेल प्राइज। क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। 1968 में इन्होंने क्या बता दिया था? जेनेटिक कोड के बारे में। तो हरगोविंद खुराना, ये बीटल और यहाँ पे बीटल और टीटम बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटल और टैटम बोलते हैं, टैडम भी बोलते हैं। इन्होंने क्या दिया था? एक कॉन्सेप्ट दिया था, वन जीन और वन एंजाइम का कॉन्सेप्ट दिया था बीटल और टैटम ने, ठीक। और यहाँ पे वाटसन क्रिक तो आपको पता ही होगा, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम जेनेटिक कोड के बारे में बताया था हरगोविंद खुराना ने, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, डीएनए की रचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो खोज की रचना के लिए डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के कोड की खोज किसने की थी? वाटसन तथा क्रिक ने। और इन्हीं को इसके लिए 1953 में क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक। वाटसन क्रिक ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी, दूध के पॉस्चराइजेशन की भी खोज की थी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हरगोविंद खुराना की बात करें, इन्होंने किसकी खोज की थी? हरगोविंद खुराना ने अपने जेनेटिक कोड की खोज की थी। आगे चले, जीन में क्या होता है? तो ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जीन में पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन आपके गुणसूत्र में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे चलें, नेक्स्ट बात करें, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो ये भी आपको पता होगा, अभी हमने डिस्कस किया। आनुवंशिकी कोड के खोज के लिए, जेनेटिक कोड की खोज के लिए यहाँ पे इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। कब दिया गया था? 1968 में खोजा था, इनको उसी साल यहाँ पे नोबेल प्राइज दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, सेंटर फॉर डीएनए फिंगर डायग्नोस्टिक सेंटर जो है अवस्थित है, कहाँ पे स्थित है? देखो ये क्वेश्चन आए तो ऑप्शन हैदराबाद ही आता है, पूछा जाता है क्वेश्चन हैदराबाद ही आता है। लेकिन वर्तमान में बात करें, पहले ये हैदराबाद होता था, वर्तमान में लखनऊ और चंडीगढ़, इन दो जगहों पे भी ये स्थित है, ठीक है। तो देख लीजिएगा ऑप्शन में जो हैदराबाद आता तो हैदराबाद लगाओगे, हैदराबाद नहीं रहता तो लखनऊ चंडीगढ़ में से कोई एक दे देगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, मेल करना है। तो डीएनए की संरचना आप कहोगे, आँख मूंदा, हमने डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? आँख मूंद के आप लगाओगे, वाटसन तथा क्रिक ने किया था। ब्लड ग्रुप में ए बी ओ रक्त समूह की किसने खोज की थी? आपको ये भी तो हमने पढ़ा है, लैंड स्टीनर ने किया था। अब जंपिंग जीन के बारे में हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो जंपिंग जीन्स था उसमें हमने ये नहीं बताया था किसने खोजा था। तो ध्यान रखिएगा, बार्बर मेलिंगटॉफ ने यहाँ पे खोजा था। तो बार्बर से याद रखिएगा, जंपिंग जीन बार्बर ने खोजा था। रेगुलेटरी जीन की बात करें, इसको जैकब और मोनोड ने खोजा था। ऑप्शन नंबर ए से इसको मिला देंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा, डीएनए की संरचना की खोज वाटसन तथा क्रिक ने किया था। ए बी ओ रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। रेगुलेटरी जीन की खोज जैकब और मोनोड ने किया था। जंपिंग जीन की खोज बार्बर ने किया था। तो ये इसका देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चले क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन इसमें होता है, तो आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? ये आपका डीएनए में होता है। किसमें? डीएनए में होता है। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन मतलब जीन म्यूटेशन की बात हो रहा है। जीन में परिवर्तन होगा तो आप में कुछ नए गुण निकल के आएंगे, इसी की बात हो रहा है। आपने देखते होंगे जो हॉलीवुड मूवीज आती हैं सुपर हीरोज वाला, तो उसमें बोला जाता है ये म्यूटेंट है। म्यूटेंट मतलब उसके जीन में कुछ परिवर्तन हुआ है और उसमें कुछ नई शक्तियां आ गई हैं, तो उसी की बात हो रही है जीन म्यूटेशन। आपके जीन्स में परिवर्तन होता है तो आप में बहुत सारे लक्षण अलग अलग देखने को मिलते हैं, तो इसी की बात हो रही है आनुवंशिकी उत्परिवर्तन, यानी कि जीन म्यूटेशन किस में होता है? डीएनए में होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। निम्न में कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? किस जांच द्वारा हमें पता चलता है कि एक बच्चे का पिता है? आपने देखा होगा मूवीज में अक्सर या न्यूज में आता है कि अगर जो कोई कहता है कि ये मेरे पिता है, तो ये जांच के लिए बोला जाता है कि डीएनए टेस्ट करवा लो, डीएनए टेस्ट करवा लो कि मैं ये मेरा बेटा है, ये मेरा, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो डीएनए या फिंगरप्रिंटिंग जो टेस्ट होता है, इसी के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि ये इसका बाप है, इसका बेटा है। ये तो आपको पता होगा, ये आता होगा साथ में। ठीक है, ब्लड ग्रुप के बारे में पता होगा, किसने खोजा था? कार्ल लैंडस्टेनर ने। ठीक, आगे चलते हैं। जान का, सॉरी ये जान है, जान नहीं जीन होता है। ठीक है, वारे मेरे टाइपिक्स, जान आपको याद आ रहा है, खैर आपका भी दिल टूटा होगा। जीन होता है, जान नहीं होता। ठीक है, जीन, जान छोड़ो। जीन की बात करें, जीन का आकार कैसा होता है? जीन का आकार होता है सर्पाकार। कैसा होता है? सर्पाकार। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। जीन का काम क्या होता है? आनुवंशिकता का वाहक, मतलब जो आपके लक्षण है जीन में, हम कह सकते हैं माता पिता के गुणों को संताने में पहुंचाने का काम कौन करता है? जीन करता है, इसीलिए जीन को हम आनुवंशिकता का वाहक भी बोलते हैं। 24 की बात करें। प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ था, तो ये आपका था एक प्रकार का तंबाकू था। ऑप्शन नंबर सी तंबाकू था। चाइना में आपको ये 1992 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। गुणसूत्रों में होता है, तो गुणसूत्रों में अभी मैंने हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बात किया, तो हिस्टोन प्रोटीन भी होता है, अहिस्टोन प्रोटीन भी होता है। ठीक है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होता है, डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुणसूत्रों में डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन सारे होते हैं। 26 की बात करें। मेंडल के आनुवंशिकता नियम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल के आनुवंशिकता, देखो मेंडल के आनुवंशिकता नियम का सिद्धांत की बात करें तो लैंगिक जनक पर आधारित है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी। लैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें कह सकते हैं कि वह जनन प्रक्रिया जिसमें मेल जाइमेट और फीमेल जाइमेट भाग लेते हैं, उसे हम लैंगिक जनन प्रक्रिया कहते हैं। अलैंगिक में मेल जो जाइमेट होते हैं इस पर वो हम भाग नहीं लेते हैं, इसको अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन कौन करता है? आपका अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, और बात करें ईस्ट हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, ये सारे अलैंगिक जनन करते हैं। लैंगिक जनन आपको पता है मेंस कह सकते हो, जो पुरुष होते हैं, कुछ जानवर होते हैं आपके अलैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, तो जो मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत था ये लैंगिक जनन पर आधारित था, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आधारित था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें गुणसूत्रों में होते हैं, तो गुणसूत्रों में क्या होते हैं? गुणसूत्रों की बात हो रही है, तो गुणसूत्र में हमने देखा डीएनए भी होता है, आरएनए में होता है, हिस्टीन भी प्रोटीन भी होता है और नॉन हिस्टीन प्रोटीन भी होता है। लेकिन इसमें पूछा है क्या होते हैं, तो डीएनए लिपिड प्रोटीन, आरएनए एमिनो एसिड, डीएनए प्रोटीन, आरएनए शुगर। ऑप्शन आपके कई है, तो इसमें डीएनए और प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें डीएनए के कोडकरण खंड को क्या बोलते हैं? तो डीएनए के कोडकरण खंड की बात करें तो इसे कोडॉन बोलते हैं। ये क्वेश्चन मुझे याद है कि ये रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ एक भी वीडियो छोड़ना मत, अच्छे से पूरे 20 वीडियो को देख के जाना। ऐसा नहीं है कि इसके बाद हम बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट संडे कोशिश करेंगे कि वो 1000 आपका क्वेश्चन लाके वन लाइनर रख दे आपके सामने, उसको भी देखिएगा। ठीक है, एग्जाम के समय हम क्रैश कोर्स लेकर आएंगे, तो इसीलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब करके जाओ, बहुत फायदा होगा। एग्जाम क्रैक कराने की जिम्मेदारी हमारी, लेकिन मेहनत करने की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। आगे चले क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें। डीएनए में होती है, तो डीएनए में क्या होती है ये बताना है। तो डीएनए में प्रकार की पेंटोस शर्करा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए पेंटोस शर्करा, ऑप्शन नंबर ए। पद जीन किसने बनाया था? जीन की बात हो रही थी, जीन शब्द को किसने बनाया था? जोहानसन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी जोहानसन ने किया था 1909 में। ठीक, और यहाँ पे मेंडल ने क्या किया था? आनुवंशिकता के नियम की खोज की थी। आनुवंशिकता का पिता भी नहीं बोलते हैं। ठीक है, मेंडल को। आगे चले, डीएनए के डी हेलिक्स प्रारूप को किसने प्रस्तावित किया? तो डीएनए के डी हेलिक्स मॉडल को वाटसन तथा क्रिक ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, वाटसन तथा क्रिक ने। ठीक,
ह्यूगो डी ब्रिज, इसके बारे में हमने बात किया था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ठीक है, जीन म्यूटेशन का सिद्धांत दिया था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में डीएनए अंगुली छाप केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसके बारे में हमने बात किया था, हैदराबाद। अगर जो नहीं है ऑप्शन में तब आप दिल्ली चंडीगढ़ लगाओगे, खैर दिल्ली चंडीगढ़ दोनों ऑप्शन में नहीं है, डायरेक्ट आपके सामने हैदराबाद दिखाई दे रहा तो ऑप्शन नंबर डी लगा दोगे, ठीक है। जो चोर होते हैं, जो डाकू होते हैं, आपने देखा होगा जब कत्ल हो गया, कहीं खून हो गया तो वहाँ पे फिंगरप्रिंट के जांच नमूने लिए जाते हैं, तो ये आपका जांच कहाँ होता है? हैदराबाद में। खैर अब लखनऊ चंडीगढ़ में भी होने लगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं। बच्चे के लिंग निर्धारण में गर्भाशय की जांच एक्सरे के बजाय पराध्वनिक तरंगों द्वारा अत्यधिक प्रमाणित होती है, क्यों? इसका रीजन क्या है? पराध्वनिक यानी कि अल्ट्रासोनिक। ध्यान रखो, एक्सरे की जो तरंगें होती है वो नुकसानदायक होती हैं, और जो पराध्वनिक तरंगें होती हैं उनकी जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अब ये जो होगी ये बच्चे के अंदर ज़्यादा देर तक टिकेगी नहीं, जो अल्ट्रासोनिक वेव होंगी, तरंगें होंगी, ठीक है, और जो एक्सरे होगी ये नुकसानदायक होगी। तो कह सकते हैं एक्सरे पराध्वनिक तुलना में अधिक हानिकारक है, इसलिए हम यहाँ पे पराध्वनिक तरंगों की उपयोग करते हैं, ठीक। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 34, डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था? डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था? तो एडवर्ड जेनर ने इसको अंतः पात्र में बनाया था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, आधुनिक आनुवंशिकता का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर मेंडल को ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधे पे आपने पढ़ा होगा कि मटर के पौधे का चुनाव किया था आनुवंशिकता के अध्ययन के लिए, आनुवंशिकता के जो प्रयोग था उसके लिए, ठीक। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 36 है, अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करती है। तो किस तकनीक का प्रयोग करती है? डीएनए फिंगरप्रिंट का, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। डीएनए फिंगरप्रिंट की तकनीक का प्रयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, किसने सजीवों के लक्षण में आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया? किसने दिया था? तो ये दिया था आपका, किसने दिया था बताना आपको किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। किसने? ग्रेगर मेंडल ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है? शारीरिक या मानसिक जो भी गुण होते हैं उसके संचरण को क्या कहा जाता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, उसे क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता कहा जाता है। आनुवंशिकता, ऑप्शन नंबर बी कहा जाता है आनुवंशिकता। क्वेश्चन नंबर 39 है, आनुवंशिकता गुणों के वाहक होते हैं। तो आनुवंशिकता गुणों के वाहक कौन होते हैं? तो इसमें डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए, ठीक है। जीन तो नहीं है, डीएनए होता है। जीन इसमें ऑप्शन में नहीं है तो डीएनए आप लगा दोगे। आनुवंशिकता की इकाई की बात करें, जीन होती है, ठीक, इकाई, ठीक है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 40 है, इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है ये बताना आपको। ये बहुत ही सिंपल है, इसके बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है, ठीक है। और ये हमने इसको अच्छे से भी बताया, ऑटोसोम होता है, कौन सा सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो पुरुषों में कौन सा पाया जाता है? तो पुरुषों में वाई गुणसूत्र पाया जाता है। देखो यहाँ पे बात करें, फिर से बता देना, 46 टोटल गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं, लेकिन इसमें 46 में आप कह सकते हो 23 जोड़ी होते हैं। अब 23 जोड़ी में जो 22 जोड़ी होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं। ये तो मेल हो या फीमेल हो समान होते हैं, लेकिन जो एक जोड़ी होता है वही डिफरेंस होता है, और यही कारण बनता है कि मेल होगा, लड़का पैदा होगा या लड़की। अगर जो ये एक जोड़ी आपका XX निकल गया तो आपका क्या होगा? लड़की होगी। और अगर जो यही एक जोड़ी XY निकल गया तो आपका लड़का होगा पैदा। तो X यहाँ भी सेम है, X यहाँ भी सेम है। Y होने के लिए Y होता है, देखो ये लड़का होने के लिए Y। यहाँ पे क्या कौन सा पूछ रहा है? पुरुषों में पाया जाता है। तो पुरुषों में यहाँ पे देखो, ये तो महिला के लिए हो गया, ये आपका पुरुषों में Y पाया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा Y गुणसूत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे चले, महिलाओं की गुणसूत्र स्थिति होती है तो 22 जोड़ी जो ऑटोसोम होती है तो सब में सेम होती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन महिला होने के लिए XX गुणसूत्र चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, आनुवंशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किए? आनुवंशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किए? तो ये किया था ग्रेगर मेंडल ने, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 43 है, आनुवंशिकता अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? आनुवंशिकता अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? तो ये है पुनः संयोजक या ठीक है, पुनः संयोजक इसका आंसर हो जाएगा। डीएनए प्रौद्योगिकी भी बोलते हैं आनुवंशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम, डीएनए प्रौद्योगिकी। तो ये था आपका
टोटल हम जो जेनेटिक यानी आनुवंशिकी टॉपिक के 43 क्वेश्चन को डिस्कस किए, इतने ही क्वेश्चन थे। और आशा है आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। धीरे धीरे हम करेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं सर 6000 क्वेश्चन कहाँ से कराओ, 6000 क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ के। तो घबराइए नहीं, जितने भी क्वेश्चन दिए हैं बुक में हम सारे करेंगे। और हो सकता है इसका कोई और बुक हो, जैसा कि वॉल 1 लिखा है, वॉल 2 हो, तो हम वॉल 2 भी करने की कोशिश करेंगे। खैर अभी हम वॉल 1 करना है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।